गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आज पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। इसमें हमारा टॉपिक है रिक्शिया का लाइफ साइकिल। आप हमेशा ध्यान रखिए, ब्रायोफाइट्स का सबसे प्रिमिटिव टाइप होता है रिक्शिया। इसलिए रिक्शिया का गैमेटोफाइट, रिक्शिया का स्पोरोफाइट दोनों ही बहुत प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द प्रिमिटिव टाइप ऑफ द ब्रायोफाइटा। तब आप समझ नहीं पाते कि आपको रिक्शिया की लाइफ साइकिल लिखनी है, तो आपको इसका उत्तर देना है कि रिक्शिया ही सबसे ज्यादा प्रिमिटिव ब्रायोफाइट है, इसलिए हम रिक्शिया की लाइफ साइकिल को दे रहे हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे प्रिमिटिव गैमेटोफाइट का वीटीएस बनाइए, तब आप रिक्शिया का वीटीएस बनाइए। यदि आपसे पूछा जाता है कि सबसे सिंपल, सबसे प्रिमिटिव स्पोरोगोनियम किसका है और क्यों है, तब आप उत्तर देंगे सबसे सिंपल स्पोरोगोनियम ब्रायोफाइटा में रिक्शिया का होता है। और क्यों, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी, आप ध्यान से सुनेंगे। मेरा ये चैनल, ये वाला लेक्चर आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, 5 स्टार चैनल YouTube पर बाय डॉक्टर जॉली गर्ग। रिक्शिया का क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन यही बताता है कि रिक्शिया में कौन कौन से कैरेक्टर्स होंगे, और हम उन्हीं कैरेक्टर्स को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं जो क्लासिफिकेशन पर बेस होते हैं। और हम ऐसा ही एग्जाम में लिखते हैं जिससे एग्जामिनर इन पॉइंट्स को देखता है और हमारी मार्किंग अच्छी करता है। हम जब भी कुछ पढ़ते हैं, हमारे दो उद्देश्य होते हैं, एक हमारी नॉलेज बढ़े, दूसरा हमारी एग्जाम में परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। लाइफ साइकिल में रिक्शिया का गैमेटोफाइट डोमिनेटिंग होता है, मेन प्लांट बॉडी होता है जिसके ऊपर स्पोरोफाइट डेवलप करता है। इसमें यूनिलेयर्ड जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स होती है सेक्स ऑर्गन्स के चारों ओर, और कैप्सूल में कॉलीमेला नहीं होती है। इनफैक्ट कैप्सूल बाद में बचता ही नहीं है, फिर भी जब कैप्सूल होता है तो केवल कैप्सूल होता है, फुट सीटा उसमें एब्सेंट होते हैं। अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है? रिक्शिया में रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है, 2 तरीके से होता है। एज यूजुअल फेवरेबल कंडीशंस में संख्या को बढ़ाने के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, और जब फेवरेबल कंडीशंस धीरे धीरे कम होने लगती हैं तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एडवर्स कंडीशंस को फेस करने का तरीका है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रिक्शिया में गैमेटोफाइट डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है, मैं आगे और क्लियर करूंगी आपको। इसलिए बाय डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स हो जाता है, या कभी कभी ट्यूबर्स बन जाते हैं। एडवेंटिटियस ब्रांचेस से भी हो सकता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और थैलस का एपाइसिस भी डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं। फेवरेबल कंडीशंस आने पर ये जर्मिनेट करके, स्प्राउट करके नया थैलस बना देते हैं। सभी ब्रायोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है और एडवांस नेचर का होता है, सभी ब्रायोफाइट्स में। रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 4 ब्रायोफाइट की टाइप स्टडी है, रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस, और 4th नंबर इज पोगोनेटम। इन चारों में, रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस, पोगोनेटम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है, और एडवांस टाइप का भी होगा। oogamous में काफी आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। मेन चीज जो हमें रिप्रोडक्शन के डायग्राम से पहले देनी होती है, वो हमारा गैमेटोफिटिक थैलस मोनोशियस है या डायोशियस है। मार्केंशिया में हमने पढ़ा था कि हमारा गैमेटोफिटिक थैलस डायोशियस था, मेल प्लांट्स अलग थे, फीमेल प्लांट्स अलग थे।
लेकिन रिक्शिया में मोनोशियस भी मिलते हैं और डायोशियस भी मिलते हैं। मैंने एक एक एग्जाम्पल लिख दिया है, आप इसे याद कर लीजिए। मोनोशियस स्पीशीज का एग्जाम्पल है जैनजेटिका। जैनजेटिका, रिक्शिया जैनजेटिका इज मोनोशियस। मोनोशियस माने एक ही थैलस पर मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इसी तरीके से रिक्शिया डिस्कलर, ये डायोशियस है, यानी कि मेल प्लांट्स और फीमेल प्लांट्स दोनों अलग अलग होते हैं। अब हम थोड़ा सा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को समझते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये डाइकोटोमसली ब्रांच थैलस है, और ये डाइकोटोमसली ब्रांच थैलस में आपको डाइकोटोमसली ब्रांच थैलस में कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आप यहाँ देखिए, ये डाइकोटोमस ब्रांच है। आप इसको और क्लियर देखिए, ये यहाँ पर डाइकोटोमस ब्रांच है। दो अलग अलग पोर्शन बट गए इसके, और यहाँ फिर से आप देखिए डाइकोटोमस ब्रांचिंग, और इसके बाद ये फिर से डाइकोटोमस ब्रांचिंग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझने के लिए ये समझना सबसे जरूरी है कि यदि हमारा थैलस यहाँ से डिजेनरेट या डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो ये एक इंडिविजुअल नया थैलस बन जाएगा, और ये दूसरा पार्ट इंडिविजुअल एक नया थैलस बन जाएगा। इस तरीके से डाइकोटोमस ब्रांचिंग से बने हुए दोनों ब्रांचेस अलग अलग होकर दो नए थैलाई बना देंगे। इसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन या बाय डेथ एंड डिके ऑफ द ओल्डर पार्ट्स ऑफ द थैलस। दूसरा टाइप आप देखिए कि ये आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस जगह पर ये आप देख रहे हैं कि ये जहाँ पर बाइफर्केशन पॉइंट है, यहाँ पर एपिकल मेरिस्टेम होता है। ये एपिकल मेरिस्टेम जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं और पूरे थैलस की डेथ होनी शुरू हो जाती है, तब ये अनफेवरेबल कंडीशंस में तब ये वाला पूरा हिस्सा, ये पूरा डैमेज हो जाता है, और इतना सा हिस्सा बचता है, और ये एपिकल स्पाइस थिक वॉल्ड होकर के अनफेवरेबल कंडीशन आने पर थिक वॉल्ड होकर मिट्टी में सरवाइव करता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, ये देख रहे हैं आप जो मैंने पिंक कलर से शेड दिया है, फेवरेबल कंडीशन आने पर ये फिर से सरवाइव करके इसी तरीके का पूरा एक नया गैमेटोफिटिक प्लांट डेवलप कर देता है। तो ये हुआ आपका एक एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय डेथ एंड डिके। दूसरा हुआ आपका बाय परसिस्टेंट एपाइसिस। तीसरा आप ये देखिए, ये यहाँ पर आप देखिए ट्यूबर्स बन रहे हैं, और अधिक एफिशिएंसी के लिए इस तरीके से ट्यूबर्स बन जाते हैं, और इन ट्यूबर्स से फिर यहाँ आपका फिर से रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव हो जाता है। इससे संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। एडवर्स कंडीशंस में इस तरीके के प्रिजर्व करने वाले मटेरियल ये बन जाते हैं स्ट्रक्चर्स, और उसके बाद आपका क्लियर ऑल कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है जिससे कि प्लांट्स को बहुत अधिक संख्या में डेवलपमेंट हो जाता है। एक और वेजिटेटिव मेथड मैंने आपको बताया था कि लोअर साइड से इस तरीके की ब्रांचेस निकल आती हैं। यहाँ पर से आप देखिए वेंट्रल साइड से या लोअर साइड से इस तरीके की ब्रांचिंग निकल आएंगी। यहाँ पर से ये वेंट्रल साइड है, इस जगह पर आप देखिए
इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे हम आ जाते हैं। यहां देख रहे हैं आप, ये देखिए आप, ये वेंट्रल सरफेस, वेंट्रल साइड पर यहां से ब्रांचेस निकलती हैं और ये सरवाइव करके नया प्लांट बना देती है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत एडवांस टाइप का होता है, इसमें बहुत गेमस टाइप का होता है। इसका मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। ये देखिए आप, ये गैमेटोफाइट थैलस है, ये इसका बीटीएस दिखाया गया है। आपको मालूम ही है कि ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ब्रायोफाइट में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के चारों ओर स्टेराइल सेल्स की बनी हुई सिंगल लेयर की जैकेट होती है। सिंगल लेयर की जैकेट होती है। कैसी सेल्स की होती है ये स्टेराइल सेल्स की बनी हुई सिंगल लेयर जैकेट होती है। यहाँ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ये वाली जैकेट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जैकेट स्टेराइल, यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ब्रायोफाइटा का। रिगार्डिंग रिक्शिया, रिक्शिया में थैलस के अंदर एम्बेडेड दबा हुआ होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और ये यहाँ पर एक ऑस्टियोल से खुलेगा और ये गैमेटोफाइट इसको चारों ओर से सराउंड करके रखता है। नेक्स्ट ड्राइंग में आप देख रहे हैं, ये मैंने एंथ्रीडियम को क्लियर दिखाया है। इस तरीके से एक स्टॉक है, ये एक एंथ्रीडियल कैविटी है और ये इसके चारों ओर आपकी हेल्पिंग ब्रायोफिटिक स्ट्रक्चर्स हैं। ये आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन ये बाद में चल के डेवलप करेगा ऑस्टियोल में, और ये आपका दिख रहा है आपको एक स्टॉक जो कि इसको इस चैम्बर से साझे रखता है। या यहाँ अंदर आपको ध्यान दीजिए, इस जगह पर आपको क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। यहाँ आपको जैसे चौखाना होता है ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। देखते चलिए आप यहाँ सारे में, यदि आपने चौखाने जैसे स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए, क्यूबिकल स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए, तो आपका डायग्राम्स गलत होगा। दूसरे, आपकी जैकेट लेयर सेल्स बड़ी होनी चाहिए और गैमेटोफाइट्स की सेल्स और भी बड़ी होनी चाहिए। ये एंथ्रीडियल मदर सेल, ध्यान रखिएगा, गैमीट्स बनने के समय माइटोसिस होगी, क्योंकि गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है इसलिए माइटोसिस होगी। एंथ्रीडियल मदर सेल माइटोसिस से डिवाइड होकर ये आपके एंथीरोजोइट्स बनाते हैं इस तरीके से। या ये मोटाइल स्ट्रक्चर है, इनको मूव करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, जबकि प्लांट मॉइस्ट प्लेसेस पर ही उगता है, उसे हम एक्वेटिक प्लांट नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ आकर एंथीरोजोइट को मूवमेंट के लिए, ये आप इनकी फ्लैजिला देख रहे हैं, ये वाली फ्लैजिला, इनकी हेल्प से ये एक्वेटिक मीडियम में पानी में मूव करके आर्किगोनियम तक पहुंचता है। इसीलिए हम ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जो जमीन और पानी दोनों की आवश्यकता महसूस करते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया था मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये मैंने इसका एक स्लाइड आपको दिखाने की कोशिश की है। बायोलॉजी में आप इंटरेस्ट लिया करिए, बॉटनी में इंटरेस्ट लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। साथ ही साथ जैसे आपने हाई स्कूल में फिजिक्स पढ़ा था, उसको काफी सारा टाइम आप देते थे,
फॉर्मूले याद करते थे, इसी तरीके से आप बॉटनी में डायग्राम्स याद करिए और समय दीजिए। आप अपनी वोकेबुलरी में, अपने माइंडसेट में ये भर दीजिए कि फिजिक्स की जगह आपने बॉटनी को दी है। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर मैंने टीएस एक्चुअल स्ट्रक्चर है, ये नेचुरल जिसका ये स्लाइड बनाया हुआ है, ये नेचुरल स्ट्रक्चर है। ये देखिए आप, बेसल स्टॉक, ये देखिए ये स्टेराइल जैकेट, ये आप देख रहे हैं स्टेराइल जैकेट अंदर की तरफ, ये देखिए ये वाला स्ट्रक्चर दिखा आपको। और ये यहाँ सारे अंदर क्या है इसमें, एंथ्रीडियल, ये सारी एंथ्रीडियल मसल सेल है। जब आप इसे ड्राइंग करेंगे तो आपको इस तरीके से चेक बनाना होगा, ध्यान दीजिए, इस तरीके से आपको चेक बनाना होगा। ठीक है, क्लियर, ड्राइंग कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए आप, ये मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से रिक्शा का एंथ्रीडियम एलएस में दिखाई देता है। ये डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है और इसके लिए आप ये कर सकते हैं, इस डायग्राम को बनाने के लिए, कि आप पूरा डायग्राम ना बना के, आउटलाइन पूरी बना के डायग्राम को आधा इस साइड का बना दें, लेकिन आपको लेबलिंग प्रॉपर करनी होगी। इस तरीके से this point is the ostiole, एंथ्रीडियल चैम्बर, और ये इसके अंदर भरे हुए एंडोसाइट मदर सेल्स आप देख रहे हैं, चेक में बनाया हुआ है जैसे चौखाना होता है। और बाद में ध्यान रखिएगा मियोसिस नहीं होगी, माइटोसिस से ये एंडोसाइट मदर सेल डेवलप कर जाएंगे। इस तरीके से ये एंथीरोजॉइड में, जो कि मोटाइल है, इसीलिए कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा एडवांस है, ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें है। यहाँ मैंने आपको एक कंपैरेटिव स्टडी दिखाई है। रिक्शा में दोनों तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ साथ में पहले देख लेते हैं, फिर एक एक करके स्टडी करेंगे। ये गैमेटोफिटिक थैलस, इसके ऊपर एंथ्रीडियल चैम्बर, इसके अंदर एंथ्रीडियल कैविटी के अंदर एंथ्रीडियम, सिमिलर पैटर्न पर ये गैमेटोफाइट फीमेल, और यहाँ डॉर्सल ग्रूव में होता है मिड रीजन में सारे स्ट्रक्चर्स। आप ये यहाँ क्लियर हो रहा है, देख रहे हैं ना आप। उससे क्या फायदा होता है कि जितना भी ओस का पानी यहाँ आता है वो इसके अंदर चला जाता है, जितना भी ओस का पानी आता है वो इसके थ्रू अंदर चला जाता है। देखिए आप वापिस मिड रीजन में है, डॉर्सल रीजन में है, ये देख रहे हैं आप। ये यहाँ पर, ये इस जगह, यहाँ से जितना भी पानी आएगा उसका वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और इस चैम्बर में भर जाएगा। फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, फूलदान होता है ना, फ्लास्क जैसा स्ट्रक्चर। एक लंबा सा इसमें नेक है, ये आप देखिए, ये यहाँ तक लंबा सा नेक है, और फिर ये एक स्वेलन वेस है, बड़े साइज का, ब्रॉड हो गया है, इसे हम नेक कहते हैं, इसको हम वेंट्रल कहते हैं। और ये देखिए आप, ये अटैचमेंट है इसका चैम्बर से। मियोसिस यहाँ भी नहीं होगी, गैमेटोफाइट से सादा माइटोसिस से ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे। डिटेल स्ट्रक्चर में आपको अभी आगे समझाऊंगी, लेकिन आप फिर भी यहाँ एक बार देख लीजिए कि किस तरीके से ये गैमेटोफाइट के अंदर एम्बेडेड है, क्या स्ट्रक्चर है। कवर्ड सेल्स हैं सबसे ऊपर जो कंट्रोल करती हैं ओपनिंग को। ये नेक कैनाल है, ये सेल्स फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती हैं।
यहाँ आकर एक वेंट्रल कैनाल सेल है, दोनों के जॉइंट पर। किसके जॉइंट पर? नेक और वेंट्रल के जॉइंट पर। नेक कैनाल सेल्स के नीचे, वेंट्रल के ऊपर वेंट्रल कैनाल सेल। और ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखिए, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या? फीमेल गैमीट, न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट, साइटोप्लाज्म इज डेंस। क्योंकि ये इसी प्लांट के ऊपर रहेगा, एग oogamous रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और एंथीरोजॉइड इस तरीके से, एंथीरोजॉइड यहां से चलेगा और यहां आकर इस तरीके से फर्टिलाइज यहां करेगा। ये एंथीरोजॉइड का मूवमेंट इस तरीके से होगा। और इसके लिए ऑफ कोर्स पानी की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचकर देखते हैं कि क्या हमारा डिटेल्ड स्ट्रक्चर है आर्किगोनियम का। तो मैच्योर आर्किगोनियम में आप देख रहे हैं कवर सेल्स काफी बड़े हो गए हैं, ये देखिए, और एक दूसरे से क्लोज विसिनिटी में है, जिससे कि माउथ पूरी तरह बंद है। लेकिन गैमेटोफाइट से थोड़ा सा ये ऊपर निकल गया है। ये इसलिए जरूरी है कि एंथीरोजॉइड यहाँ रिसीव हो सके। कीमोटैक्टिक इंपल्शन होता है इस तरीके का, ये नेक कैनाल सेल्स ने सबने डिसॉल्व होकर एक ऐसा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया है कि उस केमिकल से एंथीरोजॉइड उसी स्पीशीज में कॉम्पेटिबिलिटी मेंटेन करते हैं और आ जाते हैं। यहाँ दिखाया भी गया है, आप देखिए, ये यहाँ स्पर्म्स दिखाए गए हैं। और ये एग है, तो ये एग ऑब्वियसली किस टाइप का होगा? ये एग होगा आपका हैप्लॉइड एग होगा। कैसा होगा एग आपका? हैप्लॉइड एग होगा। ठीक है, आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है। अब ये आगे चल के नेक्स्ट इसका क्या स्टेज बनती है ये देखते हैं। आप यहाँ देखिए कवर्ड सेल्स हैं, ये नेक कैनाल सेल है। मैंने आपको कोशिश की है डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखाने की। यहाँ देख रहे हैं आप क्लियर वेंट्रल कैनाल सेल दिख रही है, आर्किगोनियल कैविटी दिख रही है, एग सेल दिख रही है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, ये रप्चर हो जाता है यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए आप, ये यहाँ से रप्चर हो जाता है और यहाँ से इस तरीके से ये एंथीरोजॉइड्स या स्पर्म फ्री हो जाते हैं और ये यहाँ पर माउथ पर आ जाते हैं। इसे हम ओस्टियोल कहते हैं, OSTIOLE। और ये दोनों एक दूसरे से अपार्ट हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। और ये धीरे धीरे करके यहाँ से, जो पहले वाला डायग्राम था, ये सारी सेल्स डिसइंटीग्रेट, डिजेनरेट हो जाती हैं, वेंट्रल कैनाल सेल भी। और ये एंथीरोजॉइड अप्रोच कर देता है किसको? एग को। तो दिस इज द राइट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है? एक मेल और एक फीमेल गैमीट दोनों फर्टिलाइज कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि इसका क्रोमोसोम नंबर भी N है और एंथीरोजॉइड का क्रोमोसोम नंबर भी N है। और ये दोनों N और N मिलकर बना देते हैं 2N। तो ये आपको समझ में आया कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोगोनियम बन जाता है। ये आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक स्पोरोगोनियम बन गया है। ये एग ही धीरे धीरे चल के फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइजेशन के बाद एग धीरे यहाँ पर ये बंद होने लगता है, जल्दी जल्दी डिवीजन होने लगते हैं गैमेटोफाइट में और साइज बड़ा होने लगता है, एम्ब्रियो का साइज बड़ा होने लगता है, आप ये देख रहे हैं। और यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं स्पोर मदर सेल।
जो आगे चल के इस तरीके से स्पोर्स बनाएंगी। वापिस देखते हैं, स्पोर मदर सेल्स डेवलप होती हैं और ये स्पोर मदर सेल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी स्पोर मदर सेल ये डिप्लॉयड हैं। कैसी हैं ये? डिप्लॉयड हैं। और ये किस प्लांट के ऊपर है? हैप्लॉइड प्लांट के ऊपर, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के ऊपर डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स। राइट, इस पॉइंट को आप विशेषकर हाथ की हाथ दिमाग में लॉक कर लीजिए कि गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर के अंदर ये स्पोर मदर सेल्स ओनली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। अब इसके बाद मियोसिस हो जाएगी और फिर से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। यही अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। राइट, अच्छा आगे चल के देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। यहाँ पर स्पोरोगोनियम के अंदर जो स्पोर मदर सेल्स थी उसमें डिवीजन हुआ मियोसिस, और इन चार स्पोर हर स्पोर मदर सेल से बने, इसलिए हम इन स्पोर्स को कहते हैं मायोस्पोर्स। जो मियोसिस से बने वो मायोस्पोर्स। ये हमारी डिप्लॉयड सेल्स थी। इन डिप्लॉयड सेल्स में आप देख रहे हैं मियोसिस हुई और यहाँ पर हमारे मायोस्पोर्स बने, और ये स्पोर्स बाद में डिसइंटीग्रेशन हो जाता है इस पूरे वॉल का। ये पूरी वॉल अच्छी तरह से डैमेज हो जाती है और एक लेयर बचती है कैलिप्ट्रा। ये कैलिप्ट्रा आपको बहुत ध्यान से देखना है। कैलिप्ट्रा ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रिक्शिया का। कैलिप्ट्रा भी हैप्लॉइड है इस वक्त, और मियोसिस के बाद ये स्पोर्स भी हैप्लॉइड है। डिप्लॉयड जनरेशन फर्टिलाइजेशन के बाद बनी थी, स्पोर मदर सेल तक कन्फाइंड रही थी। स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, मायोसिस हुआ, और इसके बाद ये स्पोर टेट्राड बने। ये बाद में अलग अलग होकर स्पोर में डेवलप हो गए। दिस इज द यूनिसेलुलर, देख रहे हैं आप, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट ट्राइलेयर्ड स्ट्रक्चर। एक्सोस्पोरियम, एक्सोस्पोरियम, एंडोस्पोरियम, और ये बीच में मीजोस्पोरियम। क्रम से चलें, एक्सोस्पोरियम, मीजोस्पोरियम एंड सबसे अंदर की ओर एंडोस्पोरियम। एक्सो का मतलब ही बाहर की ओर होता है, जो सबसे बाहर है वो एक्सो। मीजो माने बीच में कहीं, जो बीच में है वो मीजोस्पोरियम, और जो सबसे अंदर की ओर है वो एंडोस्पोरियम। और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस, प्रोमिनेंट, बड़े साइज का, और ये चारों ओर साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म। तो इस तरीके से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर शुरू हुआ एम्ब्रियो बनने के साथ, और इस तरीके से ये आपका स्पोर, ये स्पोर डेhiscence का, डिस्पर्जन का कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं होता है। जब थैलस की डेथ हो जाती है या ये वाला पोर्शन डिके हो जाता है, सड़ गल जाता है, तो ये स्पोर अपने आप एटमॉस्फेयर में फ्री हो जाते हैं। यही कैरेक्टर्स हैं जिनके आधार पर हम कहते हैं रिक्शिया बहुत प्रिमिटिव टाइप का है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, व्हाट आर द प्रिमिटिव कैरेक्टर्स in Riccia and Bryophytes? Sporophyte has only capsule. ब्रायोफाइट्स में जब मार्किंशिया पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि स्पोरोगोनियम 3 पार्ट्स में बढ़ जाता है, फुट, सीटा, कैप्सूल। फुट से इस तरीके से यहाँ पर होता है, इसमें नहीं है। मार्किंशिया में फुट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है, जबकि रिक्शिया में केवल कैप्सूल ही है, फुट और सीटा नहीं है। एंथोसोरस में आकर आप देखेंगे कि जिस तरीके से ये एरो चल रहा है, इस तरीके से कॉलीमेला चलती है स्पोरोफाइट में।
जैसे कि हम पिलर लगा देते हैं मकान बनाने में। तो यहाँ पर कॉलुमेला नहीं है। स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल है और फुट और सीटा तीनों एब्सेंट। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कैसा है ये थैलस, सबसे ज्यादा प्रिमिटिव है, राइट। दैट्स ऑल। ये चीज क्लियर हुई आपको कि किस तरीके से थैलस और गैमेटोफाइट प्रिमिटिव है। देख रहे हैं आप, केवल कैलिप्ट्रा बची है, कैप्सूल की वॉल नहीं है, अपनी डिप्लॉयड वॉल नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग फीचर आप यहाँ देखिए, मियोसिस हो चुकी है। इसका मतलब ये वाली जितनी भी सेल्स हैं, ये सेल्स मियोटिक हैं। स्पोर टेट्राट का मतलब मियोसिस हो चुकी है, पर चारों सेल्स अभी जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं हुए हैं चारों स्पोर्स। और ये कैलिप्ट्रा है। तो स्पोर हैप्लॉइड, कैलिप्ट्रा हैप्लॉइड, यहाँ कोई डिप्लॉइड स्ट्रक्चर अब बचा ही नहीं है। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स आप देखिए, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैप्लॉइड है। तो स्पोरोफिटिक जनरेशन ये कहाँ रही? कैप्सूल हम इसे क्यों कहेंगे, लेकिन हम इसे कैप्सूल कह रहे हैं। और यही पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर हम मान रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा प्रिमिटिव कैरेक्टर्स रखता है रिक्शा में। और साथ ही साथ अब ये जो स्पोर्स, यहाँ पर हमने स्पोर्स तक की बात कर ली थी, ये जो स्पोर्स यहाँ पर है आप देखेंगे कि ये किस तरीके से दोबारा से जर्मिनेट करके रिक्शा की नई लाइफ साइकिल को, दूसरी साइकिल को बनाते हैं। वापिस देखते हैं, ये स्पोर्स हैं। ये स्पोर्स की अभी हमने मायोसिस हुई, यहाँ पर 4, आपको 3 दिख रहे हैं, एक इसके पीछे की तरफ है ये 4 स्पोर्स। मियोसिस से हमेशा 4 ही बनते हैं सेल्स, आप जानते हैं। और डिप्लॉयड मदर सेल से बनती है, और मियोसिस होता है तो 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। डिप्लॉयड मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स हैप्लॉइड बनती हैं, जिसे हम एक्स कह सकते हैं या एन कह सकते हैं। ये चारों अलग अलग हो जाती हैं, ये स्पोर्स बन जाते हैं। ये रप्चर हो जाने के बाद, डेथ एंड डिके हो जाने के बाद, ये स्पोर्स मॉइस्ट प्लेस पर आ जाते हैं, मिट्टी में या किसी सबस्ट्रेटम पर, और ये इस तरीके से जर्मिनेट करते हैं। स्पोर जर्मिनेट करता है, और जैसे हमारे मूंग की दाल के बीज भिगो देंगे तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं, और इस तरीके से ये वापस से एक नया गैमेटोफाइट बना देता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि नया गैमेटोफाइट। अब थोड़ी देर के लिए रिक्शा की लाइफ साइकिल को देखते हैं। कई तरीके के पैटर्न होते हैं लाइफ साइकिल को बनाने के। एक पैटर्न ये है, मैं आपको अलग अलग दिखाऊंगी, जिस बच्चे का माइंडसेट जो पसंद करे आप वो पैटर्न देख लें। मैं पॉइंट आउट करती जाऊंगी जो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं उनको। तो देखिए, रिक्शा गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। इसके मेथड्स मैंने आपको बताए थे, फ्रेगमेंटेशन, डेथ एंड डिके बाय ट्यूबर्स, बाय persistent apices, by adventitious branches, this and that। इसके बाद आपने देखा था कि ये उगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेल एंथ्रीडियम डेवलप होते हैं जिसके अंदर एंथीरोजाइट्स बनते हैं, और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर्किगोनियम होते हैं जिसके अंदर एन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स एग बनता है। सारे स्ट्रक्चर्स हैप्लॉइड होते हैं, एग भी हैप्लॉइड होता है। तो यहाँ से गैमेटोफिटिक फेज चल रही है आपकी, और ये गैमेटोफिटिक फेज आपकी यहाँ से चल रही है, देखिए। और ये सारी की सारी आपकी हैप्लॉइड फेज चल रही है। ये सब डिप्लॉइड नहीं है, यहाँ से यहाँ तक हैप्लॉइड है। सब में क्रोमोसोम नंबर
कितने हैं? n है। ये पॉइंट एक ऐसा आता है यहाँ पर, यहाँ आकर आप देखते हैं कि प्लांट स्पोरोफिटिक हो जाता है। देख रहे हैं यहाँ आकर, अब ये वाला पोर्शन ये स्पोरोफिटिक हो जाता है। यदि मैं आपको और क्लियर करना चाहूँ दूसरे कलर से, जस्ट फॉर, आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन, बस इतना सा पोर्शन ही स्पोरोफिटिक है, जबकि इधर का ये पूरा पोर्शन गैमेटोफिटिक था। तो आप देख रहे हैं कि गैमेटोफाइट बनाता है स्पोरोफाइट को, और स्पोरोफाइट बाद किस डेवलप करता है? गैमेटोफाइट को, और यही गैमेटोफाइट वापस बनाता है स्पोरोफाइट को, और ये बीच में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का साइन। तो गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को बनाता है फर्टिलाइजेशन से, ये वाला प्रोसेस, और ये स्पोरोफाइट बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस बन जाता है हैप्लॉइड। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर है? मेन प्लांट बॉडी आपकी गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, जो ग्रीन होता है, क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना फूड को सिंथेसाइज करता है, साथ ही साथ इस स्पोरोफाइट को भी सपोर्ट करता है। तो ये लाइफ साइकिल आपको मैंने एक बार फिर से दिखा दी, आप फिर से देख लीजिए। यहाँ पर और साफ सुथरे तरीके से सेक्स ऑर्गन्स आर्किगोनियम बनाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में एग बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रिडियम है, जिनके अंदर एंथीरोजॉइड बनता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और यहाँ पर बन जाते हैं आपके 2n, एक n ये आया और एक n ये आया, दोनों ने मिलकर बना दिया 2n। जाइगोट बनता है, और ये जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ध्यान दें, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये स्पोरोफाइट फिर से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाता है, और स्पोर मदर सेल फिर से डिप्लॉयड है, लेकिन यहाँ मियोसिस हो जाती है और फिर से हैप्लॉइड। तो इस तरीके से बहुत क्लियर यदि हम देखें तो ये हमारी कौन सी जनरेशन हो गई? गैमेटोफिटिक जनरेशन हो गई है हमारी। और दूसरा कलर लेकर देखते हैं, ये हमारी स्पोरोफिटिक जनरेशन। हमेशा गैमेटोफिटिक जनरेशन बनाती है स्पोरोफिटिक जनरेशन को, और स्पोरोफिटिक जनरेशन हमेशा बनाती है गैमेटोफिटिक जनरेशन। पॉइंट्स इनके कौन से होते हैं? गैमेटोफाइट एंड होता है फर्टिलाइजेशन से, गैमेटोफिटिक जनरेशन का एंड होता है फर्टिलाइजेशन से। गैमेटोफिटिक जनरेशन का एंड होता है फर्टिलाइजेशन से, और इनिशिएशन होता है स्पोरोफिटिक जनरेशन का। दिस इज ए पॉइंट। यहाँ ऊपर पिंक है गैमेटोफिटिक जनरेशन, नीचे ग्रीन है स्पोरोफिटिक जनरेशन। बिल्कुल एकदम क्लियर डिमार्केशन। देखिए आप, फर्टिलाइजेशन इज ए पॉइंट, यहाँ पर गैमेटोफिटिक जनरेशन का एंड हो जाता है और स्पोरोफिटिक जनरेशन का शुरुआत हो जाता है, जो जाइगोट, स्पोरोफाइट, स्पोर मदर सेल, और फिर मियोसिस एक ऐसा पॉइंट है जहां पर एंड हो जाता है
डिप्लॉयड जनरेशन का, स्पोरोफिटिक जनरेशन का, और स्टार्टिंग हो जाती है गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो पिंक ग्रीन में, ग्रीन पिंक में, ये साइकिल चलती रहती है हर सीजन के साथ। और इस तरीके से ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अपना काम करते हैं, लाइफ साइकिल अपना काम करती है, और ये आपकी डेवलप हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ द पर्टिकुलर, सपोज रिक्शा विद suitable and labeled diagrams। तो आप ये वाला डायग्राम देंगे इस तरीके से, और इस बात को अच्छी तरह ध्यान रखेंगे कि स्पोरोफिटिक जनरेशन को एक कलर से बना देंगे, जैसे मैंने अभी पीछे बना के आपको दिखाया, और गैमेटोफिटिक जनरेशन को दूसरे कलर से बना देंगे। आप ग्रीन स्केच पेन का यूज कर सकते हैं गैमेटोफिटिक जनरेशन के लिए, क्योंकि गैमेटोफाइट डोमिनेट करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, फूड मटेरियल सिंथेसाइज करता है, और अपने ऊपर ही डेवलप करता है स्पोरोफाइट को। और स्पोरोफाइट को आप किसी और कलर से बना सकते हैं। तो इस तरीके से क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने स्टडी किए। हमने स्टडी किया कि स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल होता है, फुटसीटा नहीं होते हैं, और कैप्सूल में भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती चारों ओर, और कॉल्यूमेला नहीं होता। साथ ही साथ कैप्सूल के अंदर नर्व सेल्स थोड़ी सी प्रेजेंट होती हैं इलेटर्स के जगह पर। इलेटर्स तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स नर्व सेल्स का काम करती हैं, जिससे कि डेवलपिंग स्पोर्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाता है। तो ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की रिक्शा की लाइफ साइकिल। एक बार इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ब्रायोफाइटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डिवीजन ब्रायोफाइटा। ट्रू रूट सब्सटेंट होती हैं, ट्रू वेस्कुलर स्ट्रैंड्स एब्सेंट होते हैं। क्लास हेपेटिकॉप्सिडा, मोस्टली थैलाइड होता है, यानी कि रूट स्टेम लीव्स में डिवाइडेड नहीं होता। राइजोइड्स होते हैं, लेकिन उनके बीच में सेप्टा नहीं होता। यूनिसेलुलर राइजोइड्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऑफ कोर्स होता ही है, लेकिन इसमें पायरिनॉइड्स नहीं होते हैं। कैप्सूल में, हेपेटिकॉप्सिडा में कैप्सूल में कॉल्यूमेला नहीं होती। ऑर्डर मार्केंशियल्स स्केल्स प्रेजेंट हैं। राइजोइड्स रिक्शा में दो तरीके के हैं, स्मूथ बॉल्ड ट्यूबरकुलेटेड, एयर चैम्बर्स और एयर पोर्ट्स प्रेजेंट है। रिक्शेसी में इसी तरीके से एयर पोर्ट्स आर सिंगल सेक्स ऑर्गन्स इन द मिड डॉर्सल ग्रुप। ये मैंने आपको एम्फेसाइज किया था कि मिड डॉर्सल ग्रुप में होते हैं। स्पोरोफाइट के अंदर केवल कैप्सूल होता है। फुट एंड सीटा दोनों एब्सेंट होते हैं, केवल कैप्सूल होता है। इसके बाद स्केल्स होते हैं, मार्जिन के मार्जिन्स पर होते हैं, थैलस के मार्जिन्स पर। लेफ्ट हैंड साइड में एक रो, राइट हैंड साइड में एक और रो, दूसरी रो। इस तरीके से एक थैलस पर डबल रो होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड को एक। फोटोसिंथेटिक जोन में फिलामेंट्स होते हैं जो अनब्रांच्ड होते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको रिक्शा की लाइफ साइकिल समझाने की कोशिश की, समझाया आपको समझ में भी आया। आपके मैंने चैट बॉक्स में कमेंट देखे, आप अच्छे से समझ भी रहे थे। कुछ क्वेश्चंस आपने पूछे, तो मैं बैक जाकर प्रीवियस स्लाइड पर जाकर मैंने आपको हाथ किया जवाब भी दिया। फिर भी यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे अब लेक्चर इज ओवर, आप मुझे व्हाट्सएप पर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पर भी आपको जवाब दे सकती हूँ, और ऐसा भी कर सकती हूँ कि सारे ब्रायोफाइट्स के क्वेश्चंस इकट्ठा करके एक सेशन में इसको सम अप कर दूँ। इसके अलावा आप सभी मिलकर मुझे एडवाइस दीजिए। जो भी एडवाइस आप लोग मुझे देंगे उसके अकॉर्डिंग मैं अपने ट्यूटोरियल को आगे प्लान कर लूंगी। एटलीस्ट इतना तो कर ही सकती हूँ कि अपने ट्यूटोरियल में 5 मिनट उस तरीके से रख लूँ जो आपका माइंडसेट पसंद करता है, और जिस बच्चे को जिस तरीके से समझ में आए, मेरी कोशिश रहेगी मैं उस बच्चे को उसी तरीके से समझाऊं। लेकिन एक काम जो आपको भी करना है वो ये करना है कि जब हम पानी भरने के लिए जाते हैं तो बर्तन का मुंह सीधा रखते हैं, जिससे कि पानी उसमें भरे। आपको भी अपने सीखने की शक्ति का प्रयोग करना होगा,
और मैं जो आपको समझा रही हूँ उसको अच्छे से समझकर माइंडसेट बनाना होगा, मेरे साथ के साथ याद करते हुए चलना होगा। मैं स्पेलिंग्स पर भी ध्यान दे रही हूँ और मुझे ये बात समझ आई थी बहुत लंबा स्टडी करने के बाद कि इंग्लिश मीडियम के एक से एक अच्छे ट्यूटोरियल हैं आपके पास। बच्चों की प्रॉब्लम हिंदी मीडियम की ज्यादा है। स्टैंडर्ड ट्यूटोरियल्स जिसमें कि जैसा एग्जाम में लिखते हैं इंग्लिश में, डायग्राम्स, लेबलिंग, स्पेलिंग्स, क्लासिफिकेशन और बाकी सारा सही भाषा में हिंदी में, तो मैं आपको इसी पैटर्न पर यहाँ ला रही हूँ। इंग्लिश में सब समझा आपको दे रही हूँ और हिंदी में भी उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप इस भाषा में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी एग्जाम में, यदि आपको इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम है तब। हालांकि लैंग्वेज तो साइंस की इंग्लिश ही अच्छी होती है, लेकिन इट इज ओके, जो जैसा लिख सके वो वैसे लिखे। नॉलेज का प्रदर्शन एग्जाम में होना चाहिए जिससे कि एग्जामिनर आपको नंबर दे सके। डायग्राम्स की बहुत अच्छे प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। जितने भी डायग्राम्स आपको एग्जाम में देने हैं, आप दोनों तरफ से जुड़े हुए 2 पेपर ले लीजिए और पूरा एक गोला बना लीजिए किसी प्लेट को लेकर के, और उसमें आप लाइफ साइकिल का डायग्राम बनाइए। आपको मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ पीछे जाकर कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। हालांकि थोड़ा मुश्किल हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं दिखा रही हूँ। इस तरीके का लाइफ साइकिल आप जुड़े हुए 2 पन्ने ले लीजिए रजिस्टर के बीच में जो होते हैं उस टाइप के, और ये पूरा लाइफ साइकिल आप ड्रॉ करिए। और जब आप ड्रॉ करें तो फिर वही एज यूजुअल इस बात का ध्यान रखिएगा कि गैमेटोफिटिक फेज आप ग्रीन कलर से बना रहे हैं और स्पोरोफिटिक फेज को आप किसी और कलर से बना रहे हैं, जिससे कि आपकी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या आपका किस तरीके से चेंज हो रहा है वो आपको दिखाई दे क्लियर। और आपको क्रोमोसोम्स नंबर जरूर लिखना है हर स्ट्रक्चर के साथ। ये आपकी एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाएगा और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिलाएगा। तो इसके साथ मैं अपना ये वाला आज का ट्यूटोरियल लेक्चर ही खत्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से समझेंगे। मैंने आपको एक ओवरव्यू फिर से दिखा दिया है जिससे कि आपके दिमाग में वापस चला जाए। आप इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए सारे को, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। मैं आपको बहुत जल्दी डिस्प्ले कर रही हूँ जिससे कि आपके दिमाग में एक मेमोरी सेंटर दोबारा से रिवाइव हो जाए। अपने आप को अच्छी तरह समझाइए कि एक बार के पढ़ने में आपको याद हो जाना चाहिए। आप जैसा अपने को समझा लेंगे वैसा आपका दिमाग समझ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने रिक्शा की लाइफ साइकिल को पढ़ा और मैंने आपको ये बात क्लियर करी कि आप 5 स्टार चैनल पर, YouTube पर 5 स्टार चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट, जो पूरे आप चाहे लाइफ साइकिल दे रहे हैं, चाहे BTS दे रहे हैं, चाहे LS दे रहे हैं एग्जाम में, चाहे TS दे रहे हैं, जब हम यूजुअली लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिख देते हैं, और जब हम हाथ से लिखते हैं तो हम इटैलिक्स में नहीं लिख पाते। इस स्थिति में हम बॉटनिकल नेम के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे, चूक नहीं करेंगे। बॉटनिकल नेम के नीचे हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये देखिए, आप इस तरीके से अंडरलाइन कर देते हैं। आप ध्यान दीजिए, मैंने हर जगह ये अंडरलाइन किया हुआ है। जब भी रिक्शा आएगा आपको इस तरीके का अंडरलाइन दिखेगा। ये चूक आपको कहीं भी नहीं करनी है। स्पीशीज का नाम होगा, आपको तब भी अंडरलाइन करना होगा। तो इस तरीके से मैंने आज आपको अपना लेक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया। अब मैं नई सीरीज में आपको मार्केशिया का गैमेटोफाइट लेकर आ रही हूँ और उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, हैव नाइस टाइम।